हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम अपना जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो हम लोग जो ये चैप्टर हैं पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वीडियो क्लिक किया है और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट द पार्ट 1 बिकॉज दिस वीडियो इज़ द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। एंड पार्ट 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने मिनरल्स वाला पूरा पार्ट, इस चैप्टर को अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करने जाए ना तो एक पार्ट बनेगा मिनरल्स ऑफ कोर्स एंड एक पार्ट बनेगा पावर रिसोर्सेज। कॉमन सी चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से हमें जो है करना है। तो हम लोग चलो चैप्टर शुरू करते हैं। हमने कल जो है पार्ट कंप्लीट किया था, समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। हमने जो है कल स्टोरी पढ़ी थी पूरी की स्टोरी में क्या हुआ था, फिर हमने पढ़ा था कि मिनरल क्या होता है। कल पूरा अच्छे से समझाया था मैंने, जो है मिनरल तक मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि मिनरल क्या होते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप इसे। उतना अच्छे से अंडरलाइन नहीं हो पाता, मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा था। तो अंडरलाइन की क्या प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कि एक्चुअली ना मुझे मतलब मैंने कल पहली बार ये ऐप जो है पहली बार कल मैंने अंडरलाइन किया था, तो मुझे उतना अच्छे से भी नहीं आता है कि कैसे करते हैं। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग एंड जस्ट लर्निंग हाउ टू यूज़ इट, सो प्लीज़ आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सेकेंडली यहाँ पर हमने कल क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था इसके बारे में, आप इसे यहाँ पर अभी भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हमने बात की थी। डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, इसको मैंने पूरा क्लियरली एकदम एक्सप्लेन किया था। तो वही बात है, थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ क्योंकि कल का है। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो वही बात हुई थी कि टाइप्स क्या क्या हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे करते हैं, ये सारे जो डू यू नो के बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं हमने वो कंप्लीट करे थे। फिर हमने फेरस पढ़े थे, नॉन फेरस पढ़े थे, मेटलिक पढ़े थे, नॉन मेटलिक पढ़े थे, ये सब पढ़े थे। और जो कल जो मैंने आपको पूरा कराया ना, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसके बेसिस पे हमारी बुक का मैं आपको एक क्वेश्चन जो है एक है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है लिखें। एक मिनट, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना लेट्स डू वाला, एक मिनट। लेट्स डू लिस्ट एनी यूजेस और एनी 5 मिनरल्स के जो है यूजेस जो है आप उन्हें कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इन्हें माफ़ कीजिएगा, आप इसे प्लीज़ जो है कीजिए। बाकी मैंने कल पूरा पढ़ाया था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। और मैं चाहता हूँ कि आप जो इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वहाँ पर जो है बेस्ट आंसर जो होंगे मैं उनको हार्ट दूँगा। तो विद दैट नोट हम लोग आज का काम शुरू करते हैं। हमने कल कंजर्वेशन भी पढ़े थे, कंजर्वेशन में वही पढ़ा था कि कैसे कंजर्व होता है वगैरह वगैरह। तो आगे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, मेन हमारा ये है, आज हमें पढ़ना है पावर रिसोर्सेज। तो हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं। स्टोरी दी गई है एक, उसके पहले यहाँ पर वही दिया है नेशनल पावर ग्रिड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब हम लोग बाद में पढ़ते रहेंगे। पहले यहाँ पर पावर रिसोर्सेज वाला पार्ट आता है। स्टोरी दी गई है, आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए चलो पहले मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड चलता नहीं है यार। तो ये सारा पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, चलो थोड़ा सा दिखाई देता है यहाँ पे। पूरा एकदम क्लियरली आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने मेरा जो वीडियो है वो स्किप किए बिना देखा, अगर आपने लोग पूरा देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये चैप्टर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक पार्ट, एक शब्द नहीं है इस पूरे चैप्टर का जो हम छोड़ने वाले हैं। पार्ट 1 में भी नहीं छोड़ा था हमने मिनरल्स वाले पार्ट तक, और पावर रिसोर्सेज वाले में भी नहीं ही छोड़ेंगे। उससे ज़्यादा अच्छा वीडियो होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर पैक्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। क्योंकि पावर रिसोर्सेज जनरली हम यही सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है, कोल से बनती है। हाँ, बात सही है आपकी, बट क्या सिर्फ वो कोल से ही बनती है? मतलब क्या और कोई चीज़ें नहीं है जिससे क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकें? तो यही चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं इस पार्ट को, पावर रिसोर्सेज वाले पार्ट के साथ। तो चलिए हम लोग पावर रिसोर्सेज वाला पार्ट अब शुरू करते हैं। पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा इसी वीडियो में 5-10 मिनट बाद। अभी पहले एक स्टोरी दी गई है, वो हम लोग देख लेते हैं।
अगर आप चाहें तो स्टोरी को खुद भी पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं, बट अगर वही करना होता तो फिर यहाँ पर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ वो भी है, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ वो भी है। तो स्टोरी को मैं आपके लिए पहले रीड करूँगा इंग्लिश में, फिर उसे समझाऊंगा हिंदी में, और फिर बताऊंगा कि इसका जो मेन पॉइंट है कहाँ, जिसका जो एकदम मेन कड़ी है कहाँ पे आके रुक रही है। चलिए अब हम जो है इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Sunny's mother began her day by switching on the geyser. She ironed Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished your taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. ठीक है, इतना पढ़ा हमने, क्या समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो बाकी का यहाँ पर हम लोग जो है पूरा समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टोरी है वो यही है। पहले तो थोड़ी घरेलू वगैरह चीज़ों से शुरू होती है, हमारे साथ भी होती थी जब हम लोग स्कूल जाते थे। अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन हाँ अभी आगे भी जब स्कूल जाएंगे हम सब तो यही होगा कि जो है सनी की जो मदर है, बिल्कुल जब वो स्कूल जाने वाला था तो उसे ऐसे क्या करती है, उनका दिन ही शुरू होता है गीज़र ऑन करने से, जिससे पानी गर्म होता है वगैरह वगैरह। तो उससे उनका जो दिन है, उनका दिन ही इस तरीके से शुरू होता है। और फिर वो क्या करती हैं, सनी के जो क्लोथ्स हैं वो आयरन करती हैं और फिर उसे उठा देती हैं। सनी जो है फिर नहाने चला जाता है और फिर उसकी जो मम्मी है वो उससे पूछती है कि तुमने क्या नहाना, मतलब तुम्हारा हो गया, तुम्हारा नहाना वगैरह हो गया, अब तुम बाहर आओ और जाके आप खाना खा लो आके, ब्रेकफास्ट कर लो आके। तो वही पूछती है। और फिर जो है सनी की मम्मी तब तक स्टोव पे बना रही होती हैं और उसे बुला लेती हैं। जब सनी स्कूल चला जाता है आखिरकार, तो उसकी जो मम्मी होती है वो सोचती है, मतलब ऐसे वो फ़ैन और लाइट पहले तो वो ऑन छोड़ के चला जाता है, और सनी की जो मम्मी है वो क्या करती है, फ़ैन और लाइट को जो है उसके लिए ऑफ़ कर देती हैं। और फिर सोचती हैं कि भले ही जो सिटीज़ की लाइफ है वो मोर कंफर्टेबल है, बट क्या प्रॉब्लम है कि वो जो है डिपेंडेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है ऑन दी गैजेट्स पे बहुत डिपेंडेंसी है। अब गैजेट्स वो डोरेमोन वाले गैजेट्स नहीं, गैजेट्स यहाँ पर जैसे कि फ़ैन हो गया, एसी हो गया, तो जो हम लोग यूज़ करते हैं टू मेक अवर लाइफ ईजियर, टू मेक अवर लाइफ बेटर, वी कॉल इट एज गैजेट्स। तो यहाँ पर जो है भले ही गैजेट्स पर बहुत ज़्यादा क्योंकि डिपेंडेंसी है, तो भले ही कंफर्टेबल हो बट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है गैजेट्स पे यहाँ पे। और ये जो गैजेट्स हैं, ये जो ये जो गैजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और इसी वजह से वाइड गैप बहुत बड़ा हो गया है, डिमांड एंड सप्लाई। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट पहले तो मैं क्रॉस कर दूँ, दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग को। हाँ, तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ जो है यहाँ से मोर एंड डिपेंडेंसी, यहाँ से टीज का कर देता हूँ, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब वो मैं बताऊँगा आगे बस 1-2 मिनट बाद कि क्यों, लेकिन पहले हम बस एक लाइन पढ़ लेते हैं। With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. ओके, ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो इसने इतनी सारी बातें बताई, अब कंक्लूजन क्या, हमने हिंदी में समझा, अब हमें जो मेन पॉइंट है उसको लेना है, उसको हमें जो है ढूंढना है और उसको समझना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो ये रहा, सॉरी, हाँ यही। अब इसमें क्या है, हमें यहाँ पे इतना सब कुछ दिया तो उसका मतलब क्या है। लास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे क्योंकि बढ़ चुकी है ऑफ कोर्स। एंड इसमें क्या बताया है कि
जो है एक बहुत बड़ा गैप ला रही है। गैप एक अंडरलाइन है, तो अरे अंडरलाइन होना चाहिए ये, वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब आप एक बार सोच के बताओ कि किसमें मतलब कि गैप जो है वो क्या आ रहा है, मतलब कि या तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो गैप बढ़ सकती है, या तो डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई बहुत कम है, या सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड बहुत कम है। आपको क्या लगता है दोनों में से क्या होगा? ऑफ कोर्स डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है। डिमांड बहुत ऊपर जा रहा है, अरे हाँ, डिमांड जो है बहुत ऊपर जा रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ। डिमांड जो है ऊपर जा रहा है, सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो हाँ, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है ना, कन्वेंशनल सोर्स आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कन्वेंशनल जो सोर्स है ना, उसमें अगर हम लोग सिर्फ हाइडल पावर को छोड़ दें ना, तो उसके अलावा सारे के सारे जो है नॉन रीन्यूएबल हैं। बस यही प्रॉब्लम है। कन्वेंशनल सोर्सेज मैं आगे अभी बताऊंगा, वही सोर्सेज जिन्हें हम जो है सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से। अभी मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा, लेकिन बस एक बात मैं बता दूं कि हाइडल पावर भी एक कन्वेंशनल सोर्स का पार्ट है, और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, वो समझने वाली ये बात है कि जो है कन्वेंशनल सोर्सेज जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से यूज़ हो रहे होते हैं, अभी भी आज भी बहुत यूज़ होते हैं, और आगे भी देखेंगे हम लोग। ये सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोल, फायरवुड, पेट्रोलियम, ये सारे तो हम लोग नेचुरल गैस, ये सब तो कितना यूज़ करते हैं हम लोग। और आप भी जानते हो कि एनर्जी चाहिए होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी नाम सुनते हो ना, और वो सोचते हो कि किससे जनरेट होता है? कोल से। हाँ, कोल से जनरेट होता है, क्योंकि मैक्सिमम कोल से जनरेट होता है ना। यही प्रॉब्लम है, वो नॉन रीन्यूएबल है, और हमें क्या करना है, समझना है। और साइंस और टेक्नोलॉजी जो लास्ट लाइन है, इसमें बताया कि हमें जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है। और साइंस और टेक्नोलॉजी वैसे होती तो बहुत अच्छी है, पर इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था, ज्योग्राफी में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के, ये थर्ड चैप्टर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमें दूर कर रही है। हर जगह से हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज है ख़त्म कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन और हमारे लिए यहाँ तक कि ख़त्म होने के बहुत चांसेस हैं। तो वो सब चीज़ें समझने वाली बात इसमें ये है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग वैसे ही ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, तो चलिए आगे अब जल्दी से बढ़ते हैं। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, काम की बात क्या है, काम की बात क्या रही इसमें? पावर, यार आ जाना, ये यार, हाँ, काम की बात क्या है इसमें कि पावर, अरे छोड़ो, हाँ, पावर रिसोर्सेज से लेके कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज तक काम की बात है। 2 लाइन की, बस आगे का पूरा बढ़ा चढ़ा के दिया है। हाँ भाई, ठीक है, सुन लेते हैं। तो पावर और एनर्जी, या तो पावर कह ले एनर्जी कह ले, दोनों सेम चीज़ है। तो ये जो है हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। और इसमें क्या है, इंडस्ट्री के लिए पावर चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए पावर चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पावर चाहिए, हर चीज़ के लिए पावर चाहिए, मैक्सिमम चीज़ों के लिए पावर चाहिए। बिना पावर के कैसे कोई चीज़ काम कर पाएगी? हम इंसान भी बिना पावर के काम नहीं कर सकते, तो हर चीज़ के लिए पावर चाहिए। अब वही बात है, उसने बाद में क्या कर दिया कि पावर रिसोर्सेज जो है वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हो सकते हैं, या तो कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो चलिए अब आगे हम पहले कन्वेंशनल रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं और वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग फिर कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उन्हें पढ़ते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज होते क्या हैं? अब सबसे पहली बात ये हो गई, कन्वेंशनल सोर्सेज होते क्या है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिन्हें हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हम लोग जो है डेकेड्स से यूज़ करते आ रहे हैं, सेंचुरीज से यूज़ करते आ रहे हैं हम सब ये सब चीज़ें बहुत पहले से। फायरवुड क्या, एक तरीके से अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोले, लकड़ी, मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, लकड़ी,
वर्ड एक तरीके से फायर वुड, हाँ समझ ही सकते हैं ना, जिसको जलाते हैं, जिस वुड को हम लोग फायर करते हैं, नाम से रिलेट कीजिए। जिस वुड को हम लोग जलाते हैं वो जलाने के लिए होती ही है, वो जो लकड़ी है उसे फायर वुड कहते हैं। लकड़ी वुड, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ऐसे टर्म्स आएंगे लेकिन उन्हें समझते चलना है। तो ये है हमारा कि फायरवुड होता क्या है, नाम से पहले पता है कि क्या होता है, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन अवर कंट्रीज, मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। ठीक है, हमारी इंडिया के विलेजेस में 50% से भी ज़्यादा जो एनर्जी यूज होती है जो है फायरवुड से होती है, और ये जो है बहुत ज़्यादा कुकिंग और हीटिंग में यूज़ होता है। आपने देखा होगा जैसे कि वो चिमनीज़ वगैरह जो होती है, मतलब वैसी वाली आज मॉडर्न डे चिमनीज़ नहीं, जो बहुत पहले जो जैसे कि 10 नहीं लेकिन 40-50 साल पहले जो चिमनीज़ हुआ करती थी वो हीट के लिए जो हुआ करती थी, सोफ़े के सामने हम लोग आज भी होती है, जो सोफ़े के सामने जो ऐसे चिमनीज़ बनी रहती है, वो सेंटा क्लॉज जिससे उतर के आता है, तो वो जो है वो वाली जो चिमनीज़ है उनमें आज भी फायरवुड यूज़ होता है। एंड ऑफ कोर्स फायरवुड तो हम लोग ऐसे आज भी यूज़ करते ही आ रहे हैं, तो उसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। तो ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने चैप्टर 5 कोलन पेट्रोलियम में सेम चीज़ पढ़ी थी, डिट्टो सेम पढ़ा था, हम लोग यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। Remains of plants and animals which were buried under the earth's pressure of millions of years ago and got converted by the heat and pressure into fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स का तो उसमें भी बताया था, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे, लिख देता हूँ आपके लिए, फॉसिल फ्यूल्स। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कोई कमेंट नहीं करेगा। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स। अब इसमें क्या है कि जो है ना, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि डेड रिमेन्स ऑफ बरीड ऑर्गेनिजम्स। डेड रिमेन्स मतलब जो जब वो मरे जाते हैं, जैसे कि जो भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो जब वो मर जाते हैं ना, तो वो ऐसे धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहते हैं इन सब चीज़ों में, जैसे कि धीरे धीरे उनके रिमेन्स, मतलब जो बच जाते, जैसे हड्डियाँ वगैरह हो गई, तो जो उनके रिमेन्स हो गए ना, तो वो जो है फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of energy. Conventional energy मतलब वही conventional energy, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आप समझ गए कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या फायरवुड, क्या मतलब कि फॉसिल फ्यूल होता है या नहीं होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे पता है बहुत इजी सवाल है, और बोल रहे हो कि क्या अभी एग्जांपल वगैरह भी दे दिए तो उससे तो समझ ही गए हम लोग, लेकिन तो भी अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, क्या सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन, कि क्या फायरवुड फॉसिल फ्यूल है या नहीं है। फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल तो है, इतना क्लियर कर देता हूँ, लेकिन क्या फॉसिल फ्यूल है वो बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो चुकी है, अब इसे और लंबा नहीं करते। यहाँ पर वही बताया गया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या बोलते हैं हम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, वही दिया है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो जो है, जो मिनरल्स और ये सब जो वगैरह हैं वो सब लिमिटेड हैं, और इनका जो हम लोग, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, इसलिए बहुत ही लाइकली है कि ये जो है एग्जॉस्ट हो सकते हैं जल्दी, तो वो देखना पड़ेगा। तो यही बताया है इसमें। बाकी हम लोग अगर आज जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है अभी ही, तो हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि इसे हम लोग 3 पार्ट्स में कर दें। आज कन्वेंशनल सोर्सेज तक का पार्ट ख़त्म कर देते हैं, कल नॉन कन्वेंशनल तक का करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। अरे यार, एक तो पेन बेकार सा। हाँ, यहाँ पर आता है ऑयल, नेचुरल गैस। एडवांटेज, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसका एडवांटेज ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये पाइपलाइंस में होता है, ये टैंकर्स में होता है, ठीक है।
और फिर आएगा क्लीनर देन ऑयल एंड कोल एंड चीपर देन ऑयल, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल होता है, उसका पढ़ दिया। डिसएडवांटेजेस दोनों के सेम है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, पॉल्यूशन released caused acid rains and exploration of new fuel is not easy। इसका क्या मतलब है, इतने सारे जो इसने बता दिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा ये हमें वही बता रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो यही बता रही है कि इनका क्या एडवांटेज है। पहले ऑयल के एडवांटेज देख लेते हैं। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर से बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें इसे पता नहीं कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, खर्चा भी नहीं होता उतना। और बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसी से जो है उसे रिफाइनिंग करके वगैरह वगैरह करके हमें ऑयल मिल जाता है, ठीक है। खाने वाला ऑयल नहीं, हाँ खाने वाले ऑयल से मत इसे रिलेट करना, खाने वाले ऑयल तो अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन जो ऑयल जो बाकी जो ऑयल जो बचता है जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह अगर आप कह सकते हैं, तो वो जो है ऑयल उसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल गैस के एडवांटेज, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस और क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल। अब ये जो है नेचुरल गैस, ये पहले ही बताता होगा कि वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फ्यूल एवर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फ्यूल, ठीक है। ये जो है क्लीनेस्ट फ्यूल है, वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फ्यूल। और इसी के साथ ये जो बहुत चीप भी है। आप लोग देखते होंगे कि वैन्स ऑटोज़ वगैरह जो होते हैं उसमें भी और गाड़ियों में भी आजकल तो जो है नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि ये बहुत चीप होती है और बहुत ही ज़्यादा लेस पोल्यूटिंग होती है। देखो पॉल्यूशन से, अगर मैं सच बताऊं, पॉल्यूशन से किसी को खास कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस उन्हें ये देखना होता है कि जो सस्ता क्या है महंगा क्या है। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं यही कहूँगा कि हाँ पॉल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए, बट आजकल तो यही हो रहा है। खैर छोड़िए, तो यहाँ पर वो हो रहा है। उसके बाद इसके जो डिसएडवांटेज, हमने एडवांटेज तो पढ़ लिए कि अरे वाह वाह ये तो कितने अच्छे होते हैं, डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज, अरे ये रहा डिसएडवांटेज पढ़ने पड़ेंगे अब हमें। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बेसिकली हमें ये समझाया है कि ये रहा इसमें डिसएडवांटेजेस में ये समझाया है कि इसमें क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है एक तरीके से, क्योंकि क्या है कि ऑयल स्पिल हो जा रहा है, गैस लीकेज हो रही है, ऑयल स्पिलेज हो रहा है। मेनली क्या होता है कि ओशंस वगैरह में भी, जैसे कि यहाँ पर तो टैंकर्स में लिखा है, लेकिन हाँ ओशंस में भी आपने सुना होगा कि ओशन टू ओशन जो है वो भी ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं। बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप सोचोगे तो ईरान, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया, ऐसी ऐसी जो कंट्रीज़ है जहाँ ऑयल पाया जाता है, वहाँ से एक डायरेक्ट रूट तो है नहीं इंडिया के लिए, तो फिर कैसे ऑयल आता है? अमेरिका में भी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी अमेरिका वगैरह कंट्रीज से भी जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। तो कैसे होता है? वहाँ कोई ऐसी रोड थोड़ी बनी है कि अमेरिका टू इंडिया 2 घंटे में पहुँच जाओ, या फ्लाइट से भी क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वज़न उतना नहीं उठा पाती। तो जो कन्वीनियंट वे, जो मोस्ट कन्वीनियंट वे एंड मोस्ट चीपेस्ट वे जो है शिप्स के द्वारा है, तो शिप्स के द्वारा भी पहुँचाई जाती है, ठीक है। हमने इसके डिसएडवांटेज वगैरह पढ़े। हाँ, और ये जो है पॉल्यूटेंट्स जो है एसिड रेन के लिए भी कारगर नहीं कहूँगा, एसिड रेन भी कराते हैं, एसिड रेन भी कराते हैं। तो बिल्कुल नहीं, एसिड रेन पढ़ा जाना क्या होता है, याद होगा आप लोग को। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट ईजी, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं हम कोई न्यू फ्यूल, हाँ ठीक है, जो है सो है, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अब हमारे अगले हैं फायरवुड एंड कोल, ठीक है। साथ साथ एक साथ पढ़ते जाते हैं, एक एक करके सबको, एक साथ नहीं। एडवांटेज इजी, पहले फायरवुड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरे यार ये सही है, फायरवुड आज जो भी हो छोड़ा। इसका एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेजेस मतलब इजी एक्सेस प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इजी एक्सेस है, काफ़ी आसानी से मिल जाता है। पेड़ देखिए कि फायरवुड किससे मिलता है, एक तरीके से पेड़ से मिलता है। पेड़ क्या है, मतलब लगभग आप जहाँ भी जाओगे, डेजर्ट्स में नहीं, लेकिन जैसे कि आप जहाँ रहते हो, जैसे सिटीज़ में रहते हो आप, तो वहाँ कहीं अगर आसपास जाओगे
तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं तो पेड़ मिल ही जाएंगे। गांव में और फॉरेस्ट में तो ऑफ कोर्स मिलते ही हैं, पेड़ों की जगह ही है। लेकिन गांव में भी अगर आप जाओगे ना तो आपको आसानी से मिल जाएगा, फायरवुड आसानी से मिल जाएगा आपको। भले क्योंकि कोल वोल तो ऑफ कोर्स वहाँ नहीं, जैसे खुदाई वगैरह करनी पड़ेगी, वो आप कहाँ कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई फॉरेस्ट में जाओगे ना, आपको फायरवुड चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगी वो। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी। अब हमने यही सुना था कि ये जो फायरवुड है, और मैंने अभी तक फ़िलहाल तक तो यही बताया था कि ये जो है हम लोग चिमनीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। और आपने वो चिमनीज़ देखी होगी जिसमें हम लोग रख के जला के आराम से हाथ सेकते हैं वगैरह वगैरह, बॉनफायर टाइप, उसके लिए यूज़ होता है, मेनली उसके लिए यूज़ होता है। बट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। क्यों यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम जो है इसमें आग जब लगाते हैं तब इससे क्या धुआं उठता है, और जब धुआं उठता है तब वो क्या करता है, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम, अरे यार ये क्या कर गया, हाँ, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम जो है सीखना पड़ेगा। एक होता है टरबाइन, ठीक है, अरे यार क्या फूल जैसा बना दिया, एक होता है टरबाइन, ठीक है, इसे आप टरबाइन समझ लो, ठीक है, अभी के लिए टरबाइन समझ लो। वो जो है जब घूमता है ना तो उससे क्या होता है कि एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप एक तरीके से समझो कि जैसे जैसे टरबाइन घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उसी से होगी, ठीक है। 3 ऐसे विंग्स बना देता हूँ, हाँ ऐसे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और ये जो है उससे घूमता है, क्योंकि जो है जब हम लोग हीट करते हैं तो उससे जो धुआं वगैरह निकलता है उससे जनरेट हो सकती है। लेकिन ये ऑफ कोर्स उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि अब तो कोल वगैरह और इतनी सारी चीज़ें आ गई, अभी कौन करेगा ये, अब आप भी सोचिए ना कौन करेगा ये, तो कोई करता है नहीं। उसके बाद है कोल। तो कोल के क्या है एडवांटेजेस, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत अबंडेंट है। मतलब ये जो मतलब कि आज के टाइम पे भले उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक टाइम हुआ करता था, अभी आज से 5 या 10 साल पहले की बुक भी कब की है, 2008-2009 के आसपास, तो अभी भी है अबंडेंट, लेकिन अभी उतना थोड़ा कम हो गया है पहले से, क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक है, मतलब 5-6 साल 8-9 साल थोड़े से हो गए होंगे इसे, तो उस वजह से। और इसका है एफिशिएंट कन्वर्जन इन इलेक्ट्रिसिटी, इससे बहुत आसानी से जो है कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो फायरवुड से बहुत मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा आपको फायरवुड चाहिए होगा। लेकिन कोल का क्या है, कोल से बहुत एफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इससे वही होता है, फायरवुड से भी वही होता है, कोल से भी वही होता है। कोल को क्या रखते हैं, कोल को ऐसे नीचे रख देते हैं, जलाने रख देते हैं, और ऊपर पानी रख देते हैं। पानी ऐसे ऐसे बर्तन वगैरह में बड़े से, मतलब ऐसे बर्तन, ऐसे छोटा मोटा नहीं, कटोरी टाइप नहीं, क्या करते हैं लोग, इनका जो टरबाइन होता है ना, आप सोच रहे हो कि टरबाइन कितना बड़ा, पंखे जितना बड़ा, पंखे से कहीं गुना बड़ा, तो बहुत बड़ा होता है टरबाइन। और उसके क्या होता है, टरबाइन से क्या जुड़े होते हैं, जनरेटर हाउस जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सब जब हम लोग हाइडल पावर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है हमारा कोल, ठीक है, फायरवुड का सेम प्रोसेस होता है, बट फायरवुड में क्या होता है, फायरवुड रख दी जाती है नीचे, ठीक है। और ये है एक कंपैरिजन के लिए एक इंसान बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए, और इतना बड़ा इंसान नहीं बनाता, छोटा बनाता हूँ थोड़ा। हाँ ये है, देखो कोल बहुत सारा, टन्स ऑफ कोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऐसे रख दिया, और यहाँ पे इंसान एक छोटा सा बना देता हूँ, ठीक है, ये इंसान है, ठीक है, समझ जाओ। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला आएगा, उसके अंदर होगा बहुत सारा पानी। अब जब इस कोल में हम लोग आग जलाते हैं, बिकॉज कोल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब ये पानी उबलता है, और इस पानी से जो भाप निकलती है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा भाप निकलती है, उससे जो है ये बड़ा सा टरबाइन जो है रोटेट करता है। ऐसे रोटेशन से क्या होता है, जनरेटर, क्योंकि इससे जनरेटर केबल्स वगैरह जुड़े होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, हमारे घरों से भी बड़े बड़े, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि कैसे से होती है, वरना आप ये सोचोगे कि फायरवुड से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती होगी, कोल से कैसे जनरेट होती होगी। सुनते हैं कि कोल से होती है, लेकिन होती कैसे होगी, तो यही है।
हम लोग पढ़ लेते हैं हाइडल पावर। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आज हम इसे यहीं तक सीमित रखते हैं। कल हम लोग इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे और वो एक वीडियो में कवर कर लेंगे और एक वीडियो में हम लोग नॉन कन्वेंशनल कवर कर लेंगे। नॉन कन्वेंशनल का छोटा है, इसका बड़ा है और समझने वाली चीज़ है, ठीक है। लास्ट है हाइडल पावर। अरे यार एक मिनट, हाइडल पावर नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ये देखो ना छोटा सा, ये देखो यहाँ पे सोलर एनर्जी शुरू हुआ, यहाँ छोटा सा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया, ये सब इसलिए लंबा लग रहा है। फिर विंड एनर्जी छोटा ही है, बड़ा नहीं है, छोटा ही है। कहाँ गया यार पेज भी, कहाँ आ गया शायद, नहीं नेचुरल गैस पे आ गया। इसमें क्या बताया लास्ट में, हाइडल पावर। तो हाइडल पावर का भी वही होता है सिस्टम, लेकिन पानी वगैरह फेंका जाता है, डैम टाइप होता है, वो हम सब पढ़ेंगे आगे। अभी क्या पढ़ना है हमें, खाली यही पढ़ना है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो मेनली आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर जो है एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसका हाइडल पावर का, कि यहाँ पर बहुत नॉन पोल्यूटिंग है। ये एकमात्र कह सकते हैं आप, ये एकमात्र कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि प्योरली नॉन पोल्यूटिंग है, 100% नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है। और फिर इसका क्या है, प्रोमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग। तो क्या होता है, क्योंकि पानी से होता है तो ये इरिगेशन और फिशिंग को भी जो है इरिगेशन एंड फिशिंग को भी जो है बढ़ावा देता है। और ये बहुत चीप होता है, ठीक है, चीप होता है ना। एक बार सेटअप कर दिया तो मस्त आराम से पानी गिरता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, चलाओ जो चलाना है, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ऐसे डैम बना, जैसे सपोज यहाँ पर नदी है। अब आपने पढ़ा है कि नदी के जो पास होता है गांव होता है, अच्छे बड़े बड़े गांव होते हैं, ठीक है, घर हैं लोगों के, ठीक है, ये घर बन गए लोगों के, ठीक है, उतनी मेहनत नहीं करते अभी। तो डैम बनते कैसे हैं, जैसे कि बहुत बड़े डैम होते हैं, ठीक है, तो उन सबको इतना बड़ा एरिया चाहिए होगा और उन पे इसमें पानी भरेंगे सब लोग, तो क्या होगा, ये सब एक तरीके से मर्ज हो जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, ये डैम वगैरह। और फिर क्या होगा यहाँ पे कि जो गांव के जो लोग हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा अपना घर बार सब कुछ, क्योंकि वो तो पानी के उसमें चला जाएगा। और फिर ये लोग क्या करेंगे, जो नदी है ना उसका रूट चेंज कर देंगे और डैम की तरफ कर देंगे, क्योंकि डैम क्या है एक्चुअली, है क्या, डैम जो है उसमें तो ऊपर से क्योंकि पूरे वक्त पानी गिरता रहेगा और डैम को जो है पूरे वक्त पानी का सप्लाई होता रहेगा। अब आगे क्या है इसमें कि ये जो है इससे क्या है कि इन सारे जो लोग हैं इनको बाहर जाना ही पड़ेगा, मतलब दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ तो नहीं रह सकते ये, ठीक है। एक इसमें एक और है इनंडेट्स लो लाइंग रीजन, मतलब जो लो लाइंग रीजन, जैसे कि जब पानी है उसके एकदम जैसे सतह पे, मतलब बहुत पास जो है ना वो डूब जाते हैं, पानी में सबमर्ज हो जाते हैं एक तरीके से, और फिर उन पे कोई नहीं रह सकता। लास्ट, एक्सपेंसिव टू सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है। अब डैम एक बार बन गया तो मस्त आराम से चिल करो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, लेकिन डैम बनाने का बहुत खर्चा आता है यहाँ पे, और डैम जो बनेगा तो वो क्या होता है, ऐसा बहुत खर्चीला वगैरह जो होता है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, वैसे ही बहुत लंबी हो चुका है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 तक जाएगा आई थिंक, तो वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे कल और परसों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।